नमस्कार दोस्तों, आई एम मिलिंद। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, हमारी इकोनॉमी आज़ादी से पहले कैसी थी, क्या कंडीशंस रही है हमारी इंडिया की ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर, पूरा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में लेके जाऊंगा। इंडिया इज अ pivot of our empire. If the empire loses any other part of its dominion, we can survive. But if we lose India, the sun of our empire will have set. मतलब 1894 में ब्रिटिश इंडिया के वाइसराय विक्टर अलेक्जेंडर के द्वारा ये बात कही गई थी कि इंडिया हमारा सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य है। इसका कोई भी एक आधा पार्ट हम खो भी देते तो वी कैन सर्वाइव, मतलब हम फिर भी अच्छे खासे लग्जरियस लाइफ को जी सकते हैं। पर अगर हम पूरा इंडिया को खो देते, समझो हमारे उस साम्राज्य का सनसेट होना शुरू हो गया, मतलब काउंटडाउन होना शुरू हो गया। पहले ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ ट्रेडर्स बन के आए। शुरू में उनका हमारे ऊपर रूल करने का कोई मोटिव नहीं था, पर धीरे धीरे जब यहाँ आके अपना व्यापार करने लगे, लोगों से इंटरेक्ट होने लगे, इंडिया के लोगों को पूरी तरह वो जानने लगे, फिर उन्होंने देखा यहाँ पर जो हमारे महाराजा हुआ करते थे, इनमें से किसी के अंदर यूनिटी नहीं उन्हें दिखाई दी। मतलब उन्होंने देखा कि यहाँ तो लोग उनको आपस में ही एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट नहीं रखते, बस वो अपनी लाइफ को खुद के लिए जीना चाहते। ये सबकी स्टडी करने के बाद उनको रियलाइज हुआ यहाँ तो लोग एक दूसरे को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। फिर ब्रिटिशर्स ने अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यूज करना स्टार्ट कर दिया। उन्हें लगा कि यहाँ पर हम खाली व्यापार ही नहीं कर सकते, पर इन पर रूल भी कर सकते हैं। फिर स्टार्ट हुआ उनका हमारे पर रूल करना। आप इस मैप में देख सकते हो, ये हमारा आज़ादी के पहले का मैप, जिसमें यहाँ पाकिस्तान भी हमारा ही पार्ट हुआ करता था। देखो अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आता है बांग्लादेश, म्यांमार की कुछ बॉर्डर्स, ये हमारे सब कॉन्टिनेंट ही है। एक ही मैप के अंदर ये हम आते थे। ब्रिटिशर्स ने फिर हमारे अंदर यूनिटी ना होने के कारण हमारे में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अप्लाई करके ये हमारे सब कॉन्टिनेंट को हमसे अलग कर दिया। आज जो आप हमारे इंडिया को देख रहे हो, ये ब्रिटिश के टाइम ऐसा नहीं हुआ करता था। कंप्लीटली चीज़ें डिफरेंट थी। अंग्रेज़ों ने हम पर 200 साल तक राज किया। इनका मेन फोकस इंडिया को खाली रॉ मटेरियल सप्लायर्स को बनाना था। उनके देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, क्योंकि ब्रिटिश उस समय इंडस्ट्रियल बेस बनाने में रैपिडली आगे चल रहा था। उन्होंने देखा कि इंडिया एक बड़ी मार्केट भी है, यहाँ से वो रॉ मटेरियल को ले जाते थे उनके देश में, बाद में फिर उन्हें फाइनल प्रोडक्ट्स बनाकर इंडिया के मार्केट में उसे सेल करते थे। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन उनसे उस समय भी उनसे ज़्यादा ही थी। पहले हमारी कंट्री एक इंडिपेंडेंस कंट्री हुआ करती थी। ब्रिटिश रूल से पहले हमारा एग्रीकल्चर मेन सोर्स था हमारी इनकम का, ज़्यादातर लोगों का, और हम लोग काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी करते थे उस समय। ये नहीं कि खाली हम एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड रहते थे। उस समय ब्रिटिश रूल से पहले भी हम हमारे यहाँ के इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स को हम बाहर एक्सपोर्ट भी करते थे। जैसे हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को, जैसे प्रीशियस स्टोन्स, वर्क्स, कॉटन और सिल्क के प्रोडक्ट्स को हम वर्ल्ड वाइड में एक्सपोर्ट करते थे। इसके फाइनेस्ट क्वालिटी के कारण इसे वर्ल्ड वाइड पर डिमांड भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। उस समय हमारी बंगाल के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हमारे यहाँ मुस्लिम एक कॉटन का टाइप हुआ करता था, जो बंगाल के अंदर इसकी ज़्यादा खेती की जाती थी। इंडिपेंडेंस के बाद बंगाल का जो ये ढाका एरिया है वो बांग्लादेश के अंदर आता है, उसी के अंदर मुस्लिम की खेती की जाती थी। ये ढाका की जो मुस्लिम कॉटन की वैरायटी थी, इसके शानदार क्वालिटी के कारण इसे वर्ल्ड वाइड फेम आ गया था। उस समय ब्रिटिशर्स के द्वारा उस मुस्लिम कॉटन से जो भी प्रोडक्ट्स बनाते थे उस टेक्सटाइल के अंदर, जैसे शाल वगैरह और कुछ कपड़े भी होते थे, उनके द्वारा उसे मलमल शाल का नाम दिया गया। इस कपड़े को जो भी वो इंसान पहनता था उसे एक रॉयल इंसान का स्टेटस वैसा माना जाता था। पर ब्रिटिश रूल आने के बाद ये सब चीज़ें खत्म हो गई। हंसता फूलता हमारे भारत को ब्रिटिशर्स की तरह पूरा हमें बर्बाद कर दिया। वे जब हम पर रूल कर रहे थे, वे खाली अपने होम कंट्री के बारे में सोचते थे। उन्होंने इंडिया के हित में उन्होंने कोई भी काम किया ही नहीं।
उस समय ब्रिटिश रूल के टाइम हमारी नेशनल पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए कोई भी उनके द्वारा प्रयास नहीं किया गया। ब्रिटिश रूल के समय हमारा एग्रीकल्चर कैसा था? हमारा एग्रीकल्चर ब्रिटिश रूल से पहले हमारा इंडिया का बंगाल, इजिप्ट कंट्रीज से भी ज़्यादा रिच हुआ करता था। अंग्रेज़ों के रूल के समय हमारी 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड रहती थी। ज़्यादातर गांव के लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने लाइवलीहुड के लिए खेती पर ही निर्भर हुआ करते थे। इतनी सारी पॉपुलेशन खेती पर निर्भर होने के बावजूद भी हमें स्टैग्नेशन को फेस करना पड़ा। हमारी खेती की प्रोडक्टिविटी एकदम लो हो गई उस टाइम पर। ये सब का कारण था लैंड सेटलमेंट्स की पॉलिसी जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई थी, जिसके अंदर हमारे बंगाल के अंदर ज़मींदारी सिस्टम को लाया गया। ये ज़मींदारी सिस्टम क्या होता था? इसमें हमारे यहाँ के किसान जो भी अपने खेतों में उगाते थे, उन सबका प्रोडक्शन का शेयर उन किसानों को वहाँ के ज़मींदार को देना पड़ता था। देखो, ये खेतों का उत्पादन तो ज़मींदार और ब्रिटिश गवर्नमेंट ही इसे एंजॉय करती थी, पर फिर भी उन्होंने एग्रीकल्चर की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ प्रयास किए नहीं। उन ज़मींदारों का मेन फोकस रेंट को कलेक्ट करना था। किसानों की इकोनॉमिक कंडीशंस खराब होने के बावजूद उन्हें बस अपने रेंट कलेक्ट करने से ही मतलब था। चाहे किसान भूखमरी से मरो या कुछ भी उनकी बेकार हालत हो, इन्हें उनसे कोई मतलब नहीं रहता था। इन सिचुएशन के कारण किसानों में भारी दुख और सोशल टेंशन्स भी पैदा हो गए। इसका एक मेन कारण रेवेन्यू सेटलमेंट भी था, जिसके तहत जमींदार को जो भी वो किसानों से लगान वसूल करते थे, उनके लिए गवर्नमेंट के पास उन्हें देने के लिए एक डेट फिक्स की गई थी। अगर जो जमींदार अपना लगान उस डेट पर जमा नहीं करता है तो उसे उस जमींदारी का अधिकार खोना भी पड़ता था। इसीलिए फिर वो अपनी मनमानी करके वो किसानों से लगान वसूल करते थे। इसके अलावा लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड नेग्लिजिबल फर्टिलाइजर्स का यूज़, इन सब फैक्टर्स ने किसानों की दुर्दशा बढ़ाने में योगदान दिया। एग्रीकल्चर के कमर्शलाइजेशन के कारण देश के कुछ क्षेत्रों में कैश क्रॉप्स के अर्निंग्स के कुछ प्रमाण भी दिखाई देते थे, लेकिन इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने में शायद ही कोई हेल्प हुई, क्योंकि वे फूड क्रॉप्स के बजाय कैश क्रॉप्स का उत्पादन ज़्यादा करते थे, जिनका डायरेक्ट बेनिफिट्स उनके होम कंट्री के इंडस्ट्रीज को ही जाता था। इरिगेशन में प्रोग्रेस के बावजूद फ्लड कंट्रोल, सॉइल में डिसैलिनेशन में इन्वेस्टमेंट भी कमी थी। अब एग्रीकल्चर के केस जैसा ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इंडिया कुछ खास डेवलप नहीं कर सका। यहाँ तक कि देश के वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को भी ब्रिटिशर्स के द्वारा पतन किया गया। किसी भी मॉडर्न इंडस्ट्री के बेस को उस लेवल पर इन लोगों द्वारा कभी आने ही नहीं दिया, जो इतने लंबे समय से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज अपनी क्वालिटी के लिए वर्ल्ड में फेमस हुआ करते थे हमारी इंडिया के। पर लेकिन ब्रिटिश ये कभी नहीं चाहता था कि हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज आगे ग्रो करे, आगे इनको और फेम मिले। ब्रिटिशर्स का ये सब करने के पीछे इरादा था कि भारत को खाली वो रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्टर्स के कंडीशन में लाना, और दूसरा भारत को उन इंडस्ट्रीज के फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए एक बड़ी मार्केट में तब्दील करना, ताकि वो इससे अपना जीवन निरंतर लग्जरियस लाइफ को एंजॉय कर सके। भारत की इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की भी उस समय कमी थी। दोस्तों, ये कैपिटल गुड इंडस्ट्री मतलब ये होता है ऐसी इंडस्ट्री जो मशीन्स टूल्स का प्रोडक्शन कर सकती है, जिनका उपयोग हम करंट कंजप्शन के लिए, गुड्स के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे जीडीपी में इनके द्वारा कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं किया गया। उस समय इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ हमारी जीडीपी के कंपैरिजन में काफ़ी कम कंट्रीब्यूशन करती थी। ये ब्रिटिशर्स ने खाली रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, स्पोर्ट्स, इन सब पर ही ध्यान दिया। ये सब उन्होंने उनके फायदे के लिए ही किया है, ना कि उनको यहाँ पर कोई व्यापार करने, ताकि इनको हमारे देश में कोई व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए उन्होंने ये सब चीज़ें बनाई थी। हमारा देश एंशियंट टाइम से ही एक महत्वपूर्ण
ट्रेडिंग नेशन रहा है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अपनाई गई व्यापार और टैरिफ्स की रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ने भारत के फॉरेन ट्रेड के स्ट्रक्चर को भी एडवर्सली अफेक्ट किया था। डेमोग्राफिक कंडीशन। हमारे यहाँ ब्रिटिश इंडिया के द्वारा पहली बार 1881 में सेंसस किया गया था। इस सेंसस के बावजूद हमारी इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ की अनइवननेस उसमें रिवील हो गई। बिफोर 1991 इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। उस समय दूसरा ट्रांजिशन 1921 के बाद शुरू हुआ। हालांकि इस ट्रांजिशन में न तो भारत की टोटल पॉपुलेशन और न ही पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत अधिक दिखाई देती थी। वेरियस सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स भी उस समय बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं दिखाई देते थे। उस समय हमारी लिटरेसी लेवल खाली 16% हुआ करती थी। इसमें सबसे चौंकाने वाली वुमेन्स की ओनली 7% ही रहा करती थी लिटरेसी रेट। ब्रिटिश इंडिया के समय हमें पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं थी और कुछ जगह थी भी तो वो इनएडिक्वेट हमेशा रहती थी। उस समय वाटर एयर बॉर्न डिसीजेस का ज़्यादा प्रचलन हुआ करता था। इसी कारण मॉर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इन्फेंट मॉर्टेलिटी एक अलार्मिंग रेट हुआ करता था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 45 ईयर्स की रही। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी 45 ईयर्स की थी कंपैरिजन टू प्रेजेंट जो हमारी अभी 68 ईयर्स है। ऐसी भयंकर हालात खराब कर दी थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। इन अंग्रेज़ों द्वारा कॉलोनियल के टाइम के समय काफ़ी बड़े पैमाने पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ को उनके द्वारा डेवलप किया गया था। लेकिन इनका इस डेवलपमेंट के पीछे मेन मोटिव लोगों को बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड करना नहीं था, बल्कि उनके कॉलोनियल इंटरेस्ट को पूरा करना था। उनके द्वारा जो सड़कें बनाई गई थी उनका मेन उद्देश्य भारत के अंदर अपनी सेना को मोबिलाइज करना और हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल निकालकर उसे नज़दीक के रेलवे स्टेशन तक उसे ट्रांसपोर्ट करके उसे डायरेक्टली इंग्लैंड को सप्लाई करना था। अंग्रेज़ों द्वारा हमारे यहाँ 1815 में रेलवे की शुरुआत की गई। इसे उनके सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन में से एक बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। इस कंट्रीब्यूशन के कारण लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया और इस तरह जोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स को उनके द्वारा तोड़ा गया। कुछ चीज़ें पॉजिटिव तो हुई है अंग्रेज़ों के समय पर, लेकिन इसका मेन मोटिव उनको हमारे लोगों को सुविधा देना नहीं था। जबकि दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसने इंडियन एग्रीकल्चर की कमर्शियलाइजेशन को पूरी तरह से बढ़ा दिया। उस समय ऑब्वियसली हमारे एक्सपोर्ट में ग्रोथ तो हुई थी, पर इसका बेनिफिट्स हम लोगों को कभी नहीं मिला। रेलवे और सड़कों के डेवलपमेंट के साथ साथ ब्रिटिश रूल ने इनलैंड ट्रेड और सी लेन्स के लिए भी उन्होंने स्टेप्स उठाए। हालांकि ये उतने संतोषजनक भी नहीं थे। जब हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से हम जब आज़ाद हुए तब तक 2 सेंचुरी लंबे समय तक ब्रिटिश शासनकाल का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा था। हमारी आज़ादी के बाद भी हमारे पास इन शॉर्ट में सामाजिक और आर्थिक चैलेंजेस बहुत हमारे सामने थे। दोस्तों, लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ताकि मैं और आपके लिए इसी मोटिवेशन के साथ दूसरा वीडियो ला सकूं।